अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची और खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अशरफ अली ने सवाई माधोपुर, राजस्थान, इंडिया से। वो कहते हैं यहाँ पे कई किले मौजूद हैं और उन किलों के साथ जुड़ी हुई कई खौफनाक और भयानक कहानियां भी मौजूद हैं। आज मैं आपके हवाले एक ऐसी सच्ची और खौफनाक भयानक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं जो आप अपने लफ्जों में एक सीक्वेंस बना के जिस तरह सुनाते हैं तो उम्मीद है सुनने वालों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक किरदार जिसका नाम है मोहसिन, डिप्टी कमिश्नर मोहसिन। एक नेक और ईमानदार, और जब इंसान नेक और ईमानदार हो और उसके अफसरान जो रिश्वत लेते हों तो ऐसे ईमानदार अफसर से सब ही नाला होते हैं। मोहसिन से भी सारे नाखुश थे। शुरू में तो मोहसिन को कई दफा समझाने की कोशिश की गई कि आप ये जो ऊपर का थोड़ा सा पैसा आता है जिसको चाय पानी कहा जाता है, आप क्यों नहीं लेते? आपकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कई लोगों के काम रुक जाते हैं। तो मोहसिन कहता, मैं हर काम मेरिट पे करता हूं और मेरे लिए इस चाय पानी के पैसे को लेना इंतहाई हराम है। मेरा मजहब, मेरे माँ बाप की तरबियत मुझे यही सिखाता है कि ये रिश्वत कहलाती है। आप लोग इसको चाय पानी का नाम देते हैं। मैं ये रिश्वत लेकर अपनी आखिरत को खराब नहीं कर सकता। और जब बारहा वार्निंग देने के बावजूद भी मोहसिन बाज ना आया तो उन्होंने फैसला किया कि ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, आखिरी वार्निंग है। आपको एक ऐसे शहर दूर दराज रेगिस्तान में भेज दिया जाएगा जहां फिर आपको एहसास होगा कि यहां आप कितनी मौज में हैं और वहां पहुंच के आपको एहसास हो जाएगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। बेहतर है अपनी गलती को सुधार लें। लेकिन वो कहां अपनी गलती को सुधारने वाला था? उसके नजरों में तो यही हकीकत, सच्चाई और ईमानदारी थी और यूं उसका तबादला कर दिया गया इसी शहर जिसका नाम है सवाई माधोपुर शहर में। अब शादीशुदा तो वो था नहीं, बीवी बच्चे थे नहीं। एक नौजवान सा, खूबरू सा, कद काठ भी क्या कमाल का था, चेहरा भी बेइंतहा खूबसूरत का था। जिंदगी के दो ही तो उसके शौक थे, एक शिकार करना और दूसरा उस शिकार किए हुए गोश्त को कई दिनों तक महफूज करके खाते रहना। ना ही रिश्वत लेना, ना ही कोई ऐसा काम करना जिससे किसी की दिल आजारी हो। अक्सर वो कैंपिंग करता अपने दोस्तों के साथ, और अगर कभी दोस्त भी मुहैया ना होते तो वो अकेला भी दूर दराज जंगलों में चला जाता, अपनी बंदूक लेकर वहां पे शिकार करता, कैंप लगाता और वहीं पे शिकार किए हुए जानवर को पकाकर भून कर खाता। एक निडर, एक दिलेर, एक बहादुर इंसान, इंतहाई खूबरू इंसान। जैसे ही उसको इस तबादले का पता लगा तो वो मुस्कुरा दिया और उसने कहा, मैं पहले ही जानता था कि ये लोग मुझसे तंग हैं, यकीनन मुझे किसी ऐसी दूर दराज जगह पे ही भेजेंगे। हमारा क्या है, हम वहां पे अपना ठिकाना बना लेंगे। उसने अपनी जीप को संभाला और मुलाजमों से कहा, आप लोग रवाना हो, मैं अपनी जीप से ही वहां पहुंच जाऊंगा। वो इसलिए ही ईमानदार था कि उसके पास पैसे की, किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन इंसान ईमानदार हो, पैसा भी उसके पास हो, तो ऐसे लोगों की कदर बहुत कम होती है। हाथ में मैप लिए वो उसी इलाके की तरफ रवानगी के लिए तैयार हो गया। उसके मुलाजिम ने कहा, सर, मैंने आपके कहने पे आपकी जीप में आपका कैंप, स्लीपिंग का वो जो एक बिस्तर सा होता है और खाने पीने का कुछ सामान भी रख दिया है, अगर आपको रास्ते में ज़रूरत पड़े, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है। अगर आप चाहें तो सर मैं आपके साथ चल सकता हूं। उसने मुलाजिम से कहा, नहीं,
तुम जानते तो हो शिकार का शौकीन हूं और रास्ता इस अंदाज का है कि इसको एंजॉय करता हुआ जाऊंगा, तुम बेफिक्र हो। वो अपनी जीप पर रवाना हो गया। कुदरत के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते, इर्द गिर्द की चीज़ों को देखते, खूबसूरत परिंदों को देखते, अपना कैमरा जो उसने साथ रख लिया था वो कहीं जीप को रोक लेता, उन खूबसूरत परिंदों की तस्वीर बनाता जो अब शहरों में तो नजर नहीं आते थे, इन जंगलों में, इन वीरानों में, इन गैर आबाद जगहों पे वो उसको नजर आए। चलते 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 उसको भूख लगी तो रास्ते में एक छोटा सा गांव और उसका एक ढाबा सा नजर आया। उस छप्पड़ होटल पे उसने साइड पे जीप रोक दी और जाकर खाने के लिए बैठ गया। वहां का वो बूढ़ा जो वहां पकाता भी था और आने जाने वालों को खाना भी खुद ही देता, वेटर नाम की कोई उसके पास मुलाजिम इसलिए नहीं था कि कितने ही लोग वहां खाना खाने के लिए आते थे। उसने देख लिया बाबू शहरी है, लिबास भी बहुत अच्छा है, जीप पे आया है। उसने कहा बाबू क्या लाऊं आपके लिए? उसने कहा जो भी है अच्छा सा ले आओ। उसने अपनी तरफ से एक बेहतरीन जो कुछ भी उसके पास पका हुआ था वो उठा के बाबू के सामने रख दिया। बाबू ने खाना खाना शुरू किया। उस वक्त होटल पे कोई भी नहीं था सिवाय मोहसिन के, और वो बुजुर्ग मोहसिन को खाना खाते हुए देखकर बोला, बाबू किस तरफ जा रहे हो? तो मोहसिन ने लुकमा तोड़ते हुए उसको मुंह में डालते हुए कहा, मैं इस शहर की तरफ जा रहा हूं। जब उसने शहर का नाम लिया तो वो बूढ़ा एकदम से चौंक सा गया और बोला, खैर है, वहां क्यों जा रहे हो? जालिमों के इलाकों में, बदरूहों के इलाकों में, ऐसे जालिमों के इलाकों में जिनको जीने का हक भी नहीं होना चाहिए। बाबू तुम तो शक्ल से बहुत पढ़े लिखे नजर आते हो, किसी अच्छे घर के नजर आते हो, और तुम्हारे चेहरे पे मेरी बूढ़ी आंखें ये भी देख रहे हैं कुछ ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें उन लोगों जैसा समझूं जो वहां पे आबाद हैं। तुम उन सबसे मुख्तलिफ नजर आते हो, क्यों जाते हो वहां पे? मोहसिन ने खाना खाते हुए वक्त गुजारी के लिए कहा, बाबा कहना क्या चाह रहे हैं? ऐसा क्या है वहां पे? कौन सी ऐसी आफत आ पड़ी है वहां पे कि वो इतना बुरा इलाका है जिसको आप कह रहे हैं उनकी आखिरत भी खराब है, वो बहुत बुरे लोग हैं, क्या है? वो बूढ़ा एक ठंडी सांस लेकर बोला, वहां इंसान कहां बसते हैं, वहां तो जालिम बसते हैं, औरतों को जिंदा दरगोर करने वाले, ऐसे बदबख्त इंसान जो अपनी अना की भीड़ चढ़ के लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं, और जब उनसे कत्ल सरजद हो जाता है तो कत्ल वो थाने कचहरी में तो नहीं जाने देते, उस कत्ल का फैसला भी वो खुद ही करते हैं, अपनी ही एक पंचायत सजा लेते हैं। और उस पंचायत में क्या होता है? जिसने कत्ल किया होता है वो घर में बंधी हुई भेड़ बकरियां, हां बेटा, वो औरतों को भेड़ बकरियां ही समझते हैं, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को उठा के उस कत्ल के बदले दूसरी पार्टी को दे देते हैं, और यूं उस कत्ल का फैसला होता है, कुछ पैसों के साथ बहू बेटी को दिया जाता है। मोहसिन जिसका इंटरेस्ट पैदा हो चुका था वो बोला, बाबा क्या यहां कानून मौजूद नहीं है? क्या यहां कोई नहीं है जिसको रोक सके? वो बुजुर्ग मुस्कुराया और बोला, हाँ, कौन रोकेगा? वही जो यहां के जागीरदार हैं, जो बड़े हैं, वो खुद ही तो मुलव्विस हैं। यहां कई आए, वो भी उनके साथ मिल गए। पुलिस के तो कई लोग आए थे, लेकिन उन्होंने उनको शराब पे लगा दिया और उनको लड़की पे लगा दिया। शराब और कबाब, जब शबाब इंसान के सामने हो तो इंसान फिर उन्हीं का मुलाजिम हो जाता है। कई आए, लेकिन जैसे ही उन जागीरदारों के डेरों पे गए तो उन्होंने समझा दिया कि दो ही रास्ते हैं, या तो तबादला करवा लो या फिर हम जैसा कहते हैं वैसा ही करना होगा।
और जो नया अफसर आता जान चुका होता कि वो सही कहते हैं, जो उनकी नहीं सुनता वो या तो उसको धमकाते हैं या फिर उसको मरवा देते हैं। और अगर वो उनकी बात मान ले तो फिर उसके ऊपर पैसों, लड़कियों और शराब की बहुतात कर देते हैं। शराब और लड़की उसको पहुंचा देते हैं और वो उस दोनों के नशे में ऐसा मस्त होता है, फिर लौट के भी नहीं देखता क्या हो रहा है क्या नहीं, वो फिर अपनी मनमानी करते हैं। मोहसिन ने पूछा, क्या यहां कोई स्कूल नहीं है बच्चों के लिए? स्कूल है, लड़कियों के लिए बिल्कुल स्कूल है, लेकिन बेटा एक बात तो बताओ, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मोहसिन ने कहा, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं उस इलाके का नया डिप्टी कमिश्नर हूं। मुझसे पहले जो कुछ भी होता रहा है अब मैं नहीं होने दूंगा। आपने सही पहचाना, मेरे अफसरान ने इसी वजह से नाला होके मेरा यहां पे तबादला किया है कि मैं रिश्वत नहीं लेता। मैं शराब और शबाब से दूर हूं। मैं अपने काम से मुखलिस होने की कोशिश करता हूं, इसलिए उसी की पादाश में, उसी की सजा में यहां भेजा गया हूं। आप मुझे खुल के बताइए। उस बुजुर्ग को एक उम्मीद की किरण नजर आई मोहसिन के अंदर। वो बोले, लड़कियों के लिए स्कूल तो मौजूद हैं, लेकिन वहां पे जानवर बांधे हुए हैं। कई लड़कियां अस्पताल में इसलिए नहीं भेजी जाती कि अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो मर्द हैं, तो मर्द औरत का इलाज करेगा, तो कई औरतें जो बच्चों को जन्म के दौरान मौत की आगोश में चली जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि वहां के पढ़े लिखे भी और जाहिल भी उन बच्चियों को अस्पताल नहीं लेके जाते कि इनका इलाज डॉक्टर क्यों करे। वहां पे सिर्फ डॉक्टर थोड़े हैं, वहां पे नर्सें भी हैं, लेकिन वो जाने नहीं देते। तुम सोच भी नहीं सकते हर साल कितनी औरतें अपनी जान से चली जाती हैं बच्चे की पैदाइश के दौरान। और सबसे बड़ा पता है यहां मसला क्या है? कारोकारी। कारोकारी यहां का सबसे बड़ा मसला है। यह पिछले ही महीने की बात है। वहां के एक नौजवान ने रास्ते से गुजरते हुए किसी बात से एक दूसरे से तल्ख कलामी हो गई, और वो तल्ख कलामी इतनी बढ़ी कि दोनों की अना थी कि उनको वो बैठने ही नहीं दे रही थी, एक दूसरे को धमकियां देते हुए इसलिए चले गए कि तुमने मुझे ये कहा है, और दूसरा भी इस बात पे था कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, तुमने मुझे कहा है। और यही अना उन दोनों के बीच में इतनी बढ़ी कि वो दोनों अपने घरों को तो चले गए, लेकिन मौके की तलाश में थे। और जैसे ही मौका मिला, एक नौजवान ने दूसरे को कत्ल कर दिया। वो नौजवान एक जगह से गुजर रहा था और उसने देख लिया वो निहत्था है, खाली हाथ है, तो वो पहले से ही तैयारी में था। जैसे ही उसने देखा कि वो खाली हाथ जा रहा है, वो सीधा उसके पीछे गया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और वो आहिस्ता से कुल्हाड़ी को अपने हाथों में पीछे छुपाए चलता हुआ इस अंदाज में गया कि जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा। इससे पहले कि उसको खबर होती, उसने एक जोरदार वार किया और कुल्हाड़ी उसके सर में दे मारी। कुल्हाड़ी का सर में लगना था कि वो वहीं मौके पे ही हलाक हो गया। उसको यकीनन पता था कि मेरे घर में एक बहन बैठी है, इसलिए ही तो उसने लड़ाई की थी। और जब वो मर गया तो पुलिस, जो पहले ही शराब और शबाब के नशे में धुत थी, उसने इसलिए कार्रवाई नहीं की कि मामला जागीरदार के पास गया। और जागीरदार ने पंचायत बिठा ली, अपनी पंचायत। और उस पंचायत में जिसने कत्ल किया था उसके जिम्मे आया कि तुमने इतने पैसे और अपनी बहन दूसरे को देनी है जो मकतूल हैं, जिनका कत्ल हुआ है। और यूं ये फैसला आसानी से हल हो गया। वो बच्ची जो उसकी तो बहन थी लेकिन एक बाप की बेटी भी थी, उसकी किसी ने भी नहीं सुनी। तमाम मर्दों ने बैठ के इसको कबूल कर लिया, हां ठीक है। और यूं वो रोती सिसकती दूसरे के घर चली गई। लेकिन जानते हो
वो जो कत्ल के बदले जुर्माने के तौर पे जिस बहन बेटी को दिया गया है, वो उसके साथ क्या सलूक करेंगे। यही तो कयामत की निशानी है कि जब वो उस लड़की को अपने घर लेके जाते हैं तो इज्जत नहीं देते। वो तमाम गुस्सा जब तक वो जिएगी उस लड़की पे निकाला जाएगा कि तुम्हारे भाई ने हमारे बेटे को, भाई को मारा था। उसके गुस्सा ठंडे करने के लिए एक किस्म का खिलौना उसको दे दिया गया है उस लड़की की सूरत में। वो कैसे खेलेंगे? जब दिल करेगा उसको थप्पड़ मारेंगे, जब दिल करेगा उसको रुलाएंगे, जब दिल करेगा उसको तड़पाएंगे, जब दिल करेगा ऐसे लफ्जों के तीर से उसका कलेजा छलनी करेंगे कि वो रोती रहेगी। मैं तुमसे पूछता हूं बेटा, उस मासूम का क्या कसूर है? कत्ल करने वाला कोई और, अना किसी और की, और सजा भुगतेगी वो मासूम। और हां, ये आज से नहीं है, ये इनकी रिवायत कब से चली आ रही है। इनको फख्र है अपनी इस रिवायत पे। और उससे भी बढ़ के सुन लो, ये कुछ अरसा पहले का वाकया है। गांव का एक लड़का गांव की एक लड़की पे आंख रखे हुए था। नाम लिखे हैं, मैं यहां पे नाम मेंशन नहीं करूंगा। उसने लड़की को एक जगह पर रोका और उससे दोस्ती लगाने का कहा। उस लड़की ने उसको बड़े प्यार से मना कर दिया कि मेरे रास्ते में आज के बाद मत आना। अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं अपने भाई, अपने बाप, अपने घर वालों को बता दूंगी तुमने मुझे गलत समझा है, मैं ऐसी नहीं हूं, इसलिए मेरे रास्ते में मत आना। उसने उसे कहा, देख मेरी बात सुन, अगर तू मेरी बात मान लेगी तो तेरे हक में इसलिए बेहतर होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा और बात यहीं पे खत्म हो जाएगी। और अगर तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। तू अपने भाई को, बाप को तो तब बताएगी ना जब मैं तुझे मुंह दिखाने के काबिल छोड़ूंगा, इसलिए तू मेरी बात मान ले। उस लड़की ने उसे धक्का दिया और अपने रास्ते को चली गई। यह भी देखो इंसान की अना है। उस मासूम ने कौन सा गलत काम किया था, लेकिन उसकी अना जाग गई कि अच्छा मुझे धक्का देकर गई है। धक्का देना क्या होता है बेटा? जो रास्ता रोक कर खड़ा होता है उसको रास्ते ही से ही तो हटाना होता है कि हटो मेरे रास्ते से। एक हाथ लगाना होता है कि थोड़ा सा पीछे हट जाए और आप आगे गुजर जाएं। लेकिन उसकी अना बेचैन हो गई कि मैं बदला लेकर रहूंगा। और फिर वो दिन रात इसी तलाश में रहा कि इसको मैं अकेला पाऊं और इससे बदला लूं। और एक शाम उसने देख ही लिया कि वो अपने घर से दूर खेतों में अकेली आज हाजत के लिए जा रही थी। उस लड़के ने इधर उधर देखा, कहीं पे कोई भी नहीं था। वो सीधा उसके पीछे गया और जैसे ही वो अपने घर से काफी दूर खेतों में जा पहुंची, उसने जाकर उसे दबोच लिया और जाते ही उससे कहा कि तूने मुझे धक्का दिया था ना, मैं कब से बेचैन था अपना बदला लेने के लिए। तू घर वालों को बताएगी ना? ले फिर, आज मैं जो कुछ करूंगा तेरे साथ, एक एक बात बतानी है तूने। कैसे बताना है भला? कि कैसे मैंने तेरे कपड़े उतारे, क्या क्या कुछ मैंने तेरे साथ किया, ये सब बताना है तूने अपने भाई को। मैं देखता हूं तेरा भाई कितना गैरतमंद है, वही तुझे कत्ल कर देगा जब तू अपने भाई को बताएगी मैंने कैसे तेरे साथ क्या किया था। वो उसके आगे हाथ जोड़ती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसको तरस ना आया और वो उसके साथ एक शैतानी खेल खेलता रहा और उसके मुंह पर थप्पड़ मारता रहा। वो मासूम उस शैतानी खेल के दौरान मुसलसल रोती रही, हाथ बांधती रही और वो उस शैतानी अमल के साथ मुसलसल उसको पीटता रहा। और जब उस अमल से फारिग हुआ तो कहा, अभी याद है ना, या फिर से बताऊं मैंने क्या क्या किया है? यही कुछ अपने भाई और बाप को बताना, और उनकी गैरत अगर है थोड़ी सी भी तो वही तुझे कत्ल कर देंगे। वो चला गया। वो रोती सिसकती घर पहुंच गई। उसने अपने बहन, भाई, घर वालों को वो वाकया सुनाया। वो सही कह के गया था, अगर जरा भी गैरत वाले होते तो वही उसको कत्ल कर देते, लेकिन शायद उनकी नजरों में वो गैरतमंद नहीं थे। उसने तो उसके साथ शैतानी अमल ही इसलिए खेला था कि नौबत ही नहीं आएगी उसको मार देंगे, लेकिन शायद वो गैरतमंद नहीं थे, उसको नहीं मारा उन्होंने।
इनकी निगाह में, इन गांव वालों, शहर वालों की निगाह में यही गैरत है कि वो खुद ही मार दें कि तुम हमें अपने मुंह से बता रही हो उसने तुम्हारे साथ यही कुछ किया है। लेकिन वो शायद गैरतमंद नहीं थे, फैसला पंचायत तक ले आए। अब सब उनके ऊपर थू थू कर रहे थे कि देखो कितने गैरत हैं, भाई को गैरत ही नहीं आई, बहन को मार देता। मुंह काला करके आई थी और आगे झूठ मार रही है। उस लड़के ने आगे से कह दिया नहीं ये झूठ है, मैंने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन घर वाले जानते थे, उन्होंने कहा काम तो ये हुआ है। और जब बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर आया तो उसने कहा अब इसका हल क्या है। तो पंचायती फैसला जो सुनाया गया वो ये था कि जिस लड़के की बहन के साथ ये ज्यादती हुई थी तो फैसला उसके हक में यह किया गया कि अब तुम उसी लड़के की बहन के साथ वही ज्यादती करोगे। पंचायत में बैठे हुए तमाम लोग, जो बड़े थे फैसला करने वाले और जो छोटे थे, उन सब ने इस फैसले को कबूल कर लिया कि हां बनता यही है। जिस अंदाज में इसने ज्यादती की है, अगर ये गैरतमंद होते तो अपनी बहन को खुद ही मार देते जो मुंह काला करके आई थी। लेकिन आके बता रही है तो ठीक है, हमें इसको कबूल करते हैं। उसी लड़के की बहन को लाया गया, मासूम को, जो छोटी सी मासूम सी बच्ची थी। वो नहीं जानती थी उसको भरी पंचायत में क्यों लेकर जा रहे हैं। जब वो पहुंची तो उसको बताया गया फैसला ये है कि फलां की बहन के साथ ये हुआ, अब उसके बदले में वो गुस्सा तुम पर निकालेगा। और भरी पंचायत के अंदर वहीं पे साइड पे उसको कमरा दिया गया। और पंचायत के लोग करीब इसलिए बैठे थे कि उस लड़की की चीखों पुकार को सुन सकें, ताकि फैसले पे अमल दरामद हो सका है उनको यकीन आ जाए। और जब वो जिसकी बहन के साथ हुआ था वो उस मासूम सी बच्ची को लेकर साथ वाले कमरे में, जहां पे सब उस बच्ची की आहो बका को सुनते रहे, वो चीखती रही, हाथ जोड़ती रही उसकी बहन की तरह, जिस तरह उसकी बहन के साथ किया गया, और सब बाहर चीखो पुकार सुनते रहे, तो उन्होंने कहा हाँ ये अब बिल्कुल सही फैसला हुआ है। जिस तरह उस लड़की के साथ हुआ था इस लड़की के साथ भी हो गया। और जब वो बदफेली करके बाहर आया तो सब उठकर अपने अपने घरों को जाने के लिए तैयार हो गए। और वो लड़की मासूम जो चीखती चिल्लाती रही थी, भरी पंचायत बाहर बैठ के उसकी चीखों पुकार को सुनती रही थी, उसके खानदान वाले अंदर उस कमरे में गए जहां वो बेलिबास सिसक रही थी। उसको वहां से उठाया गया और घर ले गए। क्या सुनते हो बेटा, और क्या बताऊं। जहां लड़कियों की जिंदगी को इतनी दोजख बना दिया गया हो, इससे तो बेहतर है उनको मार ही दिया जाए। शायद अगले जहां में उनके लिए कुछ बेहतरी हो। ये जहां में तो जहन्नुम है उनके लिए, जहन्नुम। मोहसिन ने ये सारी बातें तो सुनी तो कहा बाबा मैं वादा करता हूं मैं अपनी फर्ज शनासी में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरी जात से जितना होगा मैं करके रहूंगा। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल सही करने की कोशिश करूंगा। बाबा बोले और हां एक बात और भी ज़हन में रखना, इन मासूमों के साथ जब से ज्यादती होती आ रही है तो इनकी आत्माएं भी भटकती हैं। इस शहर में कई आत्माएं भटकती हैं, इन्हीं बच्चियों की आत्माएं जिनको कत्ल कर दिया गया। कहीं जायदाद में हिस्सा न देना पड़े तो उस पे इल्जाम लगा दिया गया कि इसके तो फलां के साथ ताल्लुकात हैं, और इन ताल्लुकात का बहाना बनाकर पंचायत ने फैसला सुना दिया कि इसको कत्ल कर दो, और उसको कत्ल कर दिया गया। वो सिर्फ जायदाद के लिए था। कई बच्चियों को जायदाद के लिए कत्ल किया गया है कि उनको जायदाद में हिस्सा ना देना पड़े। तुम्हारा अल्लाह हामी व नासिर हो। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। उन्होंने कई दुआएं दी। मोहसिन ने खाना खाया और बाबा जी का शुक्रिया अदा करके वहां से रवाना हो गया। लेकिन अब रवाना होते ही वो परेशान हो गया था कि ऐसे जहालत का निजाम है यहां पे, कोई पूछने वाला नहीं है। और उससे पहले भी जितने गए थे वो उनके रंगों में रंग से गए थे। शराब और शबाब में ऐसे गुम हो गए थे कि कभी देखा भी नहीं था कि क्या पंचायत ने फैसला किया है, क्या है। एक अपना ही कानून बना दिया गया था। लेकिन वो फैसला कर चुका था
वो उनकी नहीं सुनेगा, वो अपनी करेगा। लेकिन अब शाम हो चुकी थी। उसे लगा कि अभी तक दूर दूर तक उस शहर का मैप उसके हाथ में था, कहीं अता पता नहीं है मैं कहां हूं। चलते चलते, गाड़ी चलाते 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 हुए कैसे मुसलसल दोनों तरफ देखते हुए, जहां कहीं रोशनियां नजर नहीं आ रही, कहीं आबादी के आसार नहीं नजर आ रहे, तो उसे फैसला करना पड़ा कि अब मुझे मजीद आगे नहीं जाना चाहिए, पता नहीं आगे क्या है, यहां रुक जाना चाहिए। रेत शुरू हो चुकी है, कहीं मैं फंस ना जाऊं। लगता है बेहतर यही है कि रात यहीं पे गुजारूं, सुबह यहां से फिर रवाना होऊंगा। क्योंकि जितनी देर से मैं गाड़ी चला रहा हूं, वीरान सा रास्ता है, कोई बशर भी नजर नहीं आया कि कोई मसला भी हो गया तो कोई मदद करने को भी नहीं आएगा। उसने गाड़ी बंद की, अपना कैंप उतारा, छोटा सा कैंप लगाया और सोने वाला बैग भी निकाल लिया। कैंपिंग का शौकीन था, शिकार का शौकीन था, हमेशा उसकी गाड़ी में सब सामान मौजूद होता था। उसने कुछ खाने पीने का भी सामान निकाला, आग जलाई, लकड़ियां इकट्ठी की और खाना बनाया, कॉफी बनाई और फिर अपने सोने के लिए एक जमीन के खास हिस्से को साफ किया। वहीं पे वो सोने वाला बिस्तर उसने खोला, जिसके अंदर इंसान घुस के सो जाता है और जिप बंद कर देता है, लेकिन उसने आग को रोशन कर दिया था। आग रोशन रहे, उसने अपनी बंदूक बिल्कुल अपने पास रख ली थी। वो सो गया। वो नहीं जानता रात का कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुली। मेरी आंख क्यों खुली है, क्या हुआ है? कि तभी उसने देखा थोड़े ही फासले पे चांद की रोशनी में उसने देखा काफी हिरन हैं और वो हिरन की पूरी एक टोली वहां पे इकट्ठी घूम रही है। वो हैरान हो गया, इस वीराने में, इस रेत में, इस मंजर में ये हिरन कहां से आ गए? क्योंकि अभी मुकम्मल रेत शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि उसने इंतखाब ही इस जगह का इसलिए किया था कि भरपूर रेत में फंस ना जाऊं। यहां दरख्त वगैरह भी थे, एक साइड पे रेत भी थी, तो उसके दिल में आया अगर एक साइड पे रेत है तो दूसरी तरफ जंगल भी तो है, हो सकता है जानवर यहां हों, लेकिन हिरन कभी सुना नहीं यहां पे। खैर, शिकार, उसके मुंह में पानी सा आ गया। एक हिरन का गोश्त उसको खाने को मिलेगा, इससे बेहतरीन शिकार क्या हो सकता था? वो एक बेहतरीन शिकारी था। बंदूक उठाई और आहिस्ता आहिस्ता हिरन के पीछे जाने लगा, उस झुंड के जहां पे काफी ज्यादा हिरन मौजूद थे। वो जैसे ही उन हिरनों के करीब पहुंचा, उसने निशाना लिया और जैसे ही वो गोली चलाने वाला था कि हिरन एकदम से भाग पड़े। शायद उनको शक पड़ गया था या उनको अंदाजा हो गया था। एकदम से वो भी अपनी जगह से उठा और उनके पीछे भागना शुरू हो गया। हिरन का रुख रेत की तरफ था, जंगल की बजाय वो रेत की तरफ भाग रहे थे। वो भी उनके पीछे भागना शुरू हो गया। भागते 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 उसने गोली चला दी, लेकिन भागने की वजह से हिरन भी बहुत तेज भाग रहे थे, निशाना चूक गया। उसने दूसरी दफा गोली चलाई, वो भी निशाना चूक गया, लेकिन भागते हुए कहीं पांव इस अंदाज में फिसला कि वो लुढ़कता हुआ चला गया। जब वो हिरनों के पीछे भागा था तो एक चीज उसने महसूस की थी कि जब वो उठा था तो उस वक्त हवा चल रही थी, लेकिन जिस वक्त वो हिरनों को मारने के लिए एक पोजीशन लेकर बंदूक संभाल कर लेटा था तो उसी वक्त आंधी की तरह एक हवा चली थी, तेज हवा चली थी, जिसकी वजह से हिरन भी भाग पड़े थे और वो भी उनके पीछे भाग पड़ा था। अब वो हवा बहुत तेज हो गई थी, इसलिए वो लड़खड़ा के भी नीचे गिर पड़ा था। जब वो उठा तो उसको एहसास हुआ बहुत तेज हवा है। हिरन का तो पता नहीं कहां जा चुके हैं, लेकिन वो यकीनन रास्ता भूल चुका था। किस सिमत से वो आया था वो नहीं जानता था। अब परेशानी की बात यह थी कि वो वापस कैसे जाएगा। उसने इधर उधर हर तरफ देखा तो एक मट्टी, एक रेत, हवा की वजह से वो रेत मुसलसल उड़ रही थी। उसको रेत से बचने के लिए अपने मुंह को छुपाना सा पड़ा।
काफी देर इसी तरह रेत चलती रही और उस रेत ने कदमों के निशान को भी, जो उन जानवरों के कदमों के निशान थे या जो इंसान के कदमों के निशान थे, उनको खत्म कर डाला था। वो उठकर खड़ा हुआ कि अब किस तरफ जाऊं, अब क्या करूं। अभी ये सोच ही रहा था कि उसको अपने पीछे से एक सांप की आवाज सुनाई थी, ऐसी फुंकार की आवाज कि वो एकदम से गड़बड़ा गया। वो यकीनन उस रेत में पाया जाने वाला कोई जहरीला सांप था और एकदम उसके दिमाग में एहसास हुआ, यहां पे तो सांप भी होंगे। टाइम क्या हुआ है? उसने घड़ी पे टाइम देखा तो अभी रात का 1 बजा था। मुझे अपनी जान बचानी है। अगर मैं इस तरह रास्ता भूल गया तो यहां अक्सर सुनने में आता है कि जो रेत में रास्ता भूल जाते हैं वो कभी अपने घरों को वापस लौट नहीं सकते, उसी रेत में ही मर जाते हैं। मुझे गलती नहीं करनी, मुझे एक सिमत का तयन करना है ताकि मैं वापस अपनी गाड़ी तक पहुंच सकूं, वरना मैं रास्ता भटक गया तो भूख और प्यास से मर जाऊंगा। वो आगे चलना शुरू हुआ। एक सिमत चलते 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 काफी आगे आ गया, लेकिन अब पछतावा यह था कि इतना आगे आ गया हूं, क्या अब मजीद सफर जारी रखूं या वापस जाऊं। वो कोई फैसला न कर पाया। फिर कुछ देर इसी तरह चलता रहा कि थक सा गया। कितनी घंटे वो चला था वो नहीं जानता था, लेकिन अब उसके पांव दुखने लगे थे कि एक जगह पे उसका पांव फिर से ऐसा लड़खड़ाया कि फिर से गिर गया। अब उसको चक्कर से आ रहे थे। चलते 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 एक ऐसा रास्ता भी सामने आया जिससे उसको उम्मीद की किरण बंधी कि अब रेत थोड़ी कम हो रही है। इस तरह की बीच बीच में से पुख्ता जमीन भी नजर आ रही है जिससे लगता है अब रेत का सिलसिला कम हो जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। इसी तरह फिर एक उम्मीद बंध गई। जो अभी चकराया था, गिर गया था, उस उम्मीद की वजह से फिर आगे जाना शुरू हुआ कि उसी लम्हे उसकी निगाह दूर रात के उस पहर एक बहुत बड़े महल पे पड़ी जिसकी शमें रोशन थी और दूर से नजर आता था कि कोई महल है और उसके आगे दरबान भी खड़े हैं। यकीनन वो किसी आबादी के करीब पहुंच चुका था। वो चलता चलता जब उसके बिल्कुल करीब गया तो वो एक पुराना किला था जो आबाद हो चुका था और उस बात पे हैरान हुआ कि ये किला अब भी आबाद है। उसने जो सुन रखा था वहां पे तो कोई किला ऐसा नहीं था जो आबाद हो। जितने भी किले थे गैर आबाद थे, तो ये कैसे आबाद है? उसे लगा शायद ये आंखों का धोखा है या हो सकता है कोई मूवी वगैरह बन रही हो, कोई शूटिंग वगैरह हो रही हो, कोई इस तरह का सिलसिला हो। वो चलता चलता करीब ही पहुंचा था, लेकिन इतना अब वो चल चल कर थक गया था। पता नहीं उसको क्या हुआ कि गिरा और बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा एक बहुत ही खूबसूरत कमरा है जिसके अंदर वो एक मसहरी पे लेटा हुआ है। इंतहाई नफीस से पर्दे साइडों पे लगे हुए हैं। वो मसहरी भी लगता है जैसे कोई शाही मसहरी हो, बादशाहों की मसहरी हो। उस कमरे का लेटे लेटे नक्शा देखते देखते इतना उसको अंदाज़ा हो गया, या तो बहुत ही खूबसूरत किसी फिल्म का सेट लगाया गया है, जैसे पुराने दौर के किले जब आबाद होते थे, बादशाह उनमें रहते थे और इस तरह के मंजर होता था, या तो उसी तरह का सेट लगाया गया था। यह क्या था वो अभी ये समझ भी ना पाया था कि उसने देखा उसके सर के पीछे 2 खवातीन शाही लिबास पहने खड़ी हैं। उसने उनको जैसे ही देखा तो वो बोली, अजनबी, लगता है तुम्हें होश आ गया। तो दूसरे ने कहा, मलका को बता दिया जाए। तो एक वहां पे रुकी रही और दूसरी चलती हुई कमरे से बाहर चली गई। तो वो उससे मुखातिब हुआ जो वहां पे मौजूद थी, मैं कहां हूं और या ये कोई फिल्म का सेट है, ये क्या है? तो वो बोली, अजनबी, ये किसी फिल्म का सेट नहीं, ये महल ही है, तुम महल में मौजूद हो। थोड़ी देर के बाद एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की, ऐसी कि जिसको इंसान देखे तो आंखों को झपकना भूल जाए,
क्या कद था, क्या आंखें थी, क्या होंठ थे, ऐसा खूबसूरत सतवां नाक, ऐसा गोल मटोल सा खूबसूरत सा चेहरा जिसको जो भी देखे आंखें झपकना भूल जाए। वो जैसे ही दाखिल हुई तो उसको देखता ही रह गया। ऐसी महजबीन, ऐसी खूबसूरत तो उसने जिंदगी में देखी ही नहीं थी। एक शाही लिबास पहने, एक अदा से चलती हुई, सर पे ताज रखे हुए, ऐसे चलती हुई उसके पास आई। वो बोला, क्या खूबसूरत गेटअप किया है, क्या खूबसूरत लगता है, यही फिल्म की हीरोइन है। वो जब उसके करीब पहुंच गई तो वो उसको देखकर बोला, आप तो वाकई सचमुच की कोई मलका नजर आ रही हैं। बहुत कमाल का लिबास आपने पहन रखा है, बिल्कुल हकीकत पर मबनी मलका लग रही हैं। लेकिन पूछ सकता हूं, ये कोई मूवी है, कोई फिल्म है, कोई ड्रामा है, किसकी शूटिंग चल रही है? तो जो बुलाने के लिए गई थी मलका के पीछे ही खड़ी थी, एकदम से बोली, अजनबी, तुम गुस्ताखी कर रहे हो। तुम्हारे सामने मलका हादी रानी खड़ी है, इस महल की मलका। हादी रानी? मलका? और उसी वक्त वही मलका जिसका नाम मलका हादी रानी कहा गया था, हादी रानी ने उससे कहा, अजनबी, हां, तुम सही कह रहे हो। और उसने दोनों लड़कियों को इशारा किया कि वो कमरे से बाहर चली जाएं। वो कमरे से बाहर चली गईं और वो मलका हादी रानी उसके बिल्कुल पास बैठ गई। उससे संदल की खुशबू आ रही थी। वो जैसे उसके करीब बैठी, एक ऐसी संदल की जबरदस्त खुशबू उसके नाक में गई कि वो जो उसके जलवा पे, जिसके हुस्न पे वो हैरान और परेशान था, उस संदल की खुशबू ने उसको और दीवाना बना दिया। लेकिन वो एक मुसलमान था, वो अपनी लिमिट में रहना चाहता था, वो बहकना नहीं चाहता था। वो जैसे उसके पास बैठी और उससे बोली, अजनबी, हां, मैं मलका हादी रानी हूं। उसकी मलका जिसकी मैं पहली नहीं 8वीं मलका हूं। मेरा हुस्न, मेरी जवानी, उसके लिए कोई अहमियत नहीं है। ये तो वो लोग हैं कि जो औरत को अपनी बादी बना के रहते हैं, औरत को अपनी खादमा समझते हैं, औरत को अपने पांव की जूती समझते हैं। हमारी भी क्या जिंदगी है, हम कैद होती हैं एक शोपीस के तौर पे। तुम मेरा जर्क बर्क लिबास, मेरे गले में पहने हुए जेवरात, ये सब कुछ देख के समझते हो कि यही सब कुछ खुशी है। औरत जेवरात पहन के, लिबास पहन के, ताज पहन के खुश हो जाती है। औरत की ये खुशी नहीं, औरत की खुशी यही होती है कि उसका शौहर उससे प्यार करे। लेकिन इस महल के तौर अतवार वही पुराने हैं। यहां आपको प्यार नहीं मिलता। और यहां तो सिर्फ जब आप एक मलका का खिताब पा लेती हैं तो एक बेकार सी पड़ी हुई चीज जिसकी खादमाएं आगे पीछे फिरती हैं, लेकिन बेसकून जिंदगी, एक मोहब्बत की मतलाशी के मर्द की मोहब्बत भी उसको मुयस्सर आ सके, जो हमारी जिंदगी में नहीं होती। तुम जानते हो, हे महाराजा जिनकी हम मलका कहलाती हैं, जब ये मरते हैं ना, तो हम जैसी जितनी भी उनकी खादमाएं होती हैं, जिनका नाम तो इन्होंने मलका रखा होता है, वो इनको सती कर देते हैं। हमें भी उनके साथ जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। हमारी कोई औकात नहीं होती। जब मर्द मरता है तो हमारे ये जितने भी जेवरात होते हैं, वहां पे मौजूद जो बड़े बड़े पंडित और इस तरह के लोग होते हैं, ये तमाम जेवरात उनको दे दिए जाते हैं। और हम सब की कोई मंशा, कोई मुराद, कोई दिल की ख्वाहिश नहीं होती। जैसे ही वो मरता है तो उसका रिवायत है कि उसकी जो भी बीवी होती है, वो चाहे जितनी हसीन और जमील हो, वो चाहे जैसी मलका हो, उसको उसी के साथ ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता है। उसका वजूद तो मुर्दा होता है, लेकिन हमारी जैसियां जिंदा उसके साथ दफन कर दी जाती हैं। यही हमारी जिंदगी है। हम जिंदा दफन होने वालों में से हैं। काश हम अपने हक के लिए आवाज उठा सकती, काश हम कुछ ऐसा कर सकती, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकी।
और वो ऐसी प्यार भरी निगाहों से उस सामने हसीनो जमील मोहसिन को देखने लगी जिसकी शक्ल एक वजीहा इंसान की थी। जिस तरह वो एक हसीन पैकर थी, हुस्न की पैकर, वैसे ही वो सामने लेटा हुआ नौजवान मोहसिन भी किसी से खूबसूरती में कम नहीं था। जवान था, खूबसूरत था, हर चीज़ उसमें थी और उसको ललचाई हुई नज़रों से ऐसे देख रही थी कि काश वो उसका शौहर होता तो वो कितनी हसीन होती। और सामने लेटा हुआ मोहसिन भी यही सोच रहा था कि काश वो इसकी बीवी होती तो वो दुनिया का कितना खुशनसीब होता। तो इतनी ही देर में एक लड़की अंदर हाजिर हुई और उसने कहा, अजनबी के लिए भोजन का बंदोबस्त किया जाए। अजनबी, तुमसे जल्द ही मुलाकात होती है, ये कहा और वो उठकर चली गई। एक ऐसा भोजन उसके लिए लाया गया, ऐसा खूबसूरत भुना हुआ गोश्त, खाने पीने का सामान लाया गया और उसके सामने जब रखा गया तो उसकी भूख तो चमक उठी। उसने पेट भरकर खाना खाया और जैसे ही उसने खाना खा लिया तो उसको नींद सी आने लगी और वो सो गया। जब वो गिरा था बेहोश होकर तो उसके सर में शायद चोट लगी थी। उसको इतना याद है कि जब आखिरी दफा वो गिरा था तो सर के बल गिरा था और उसको चोट लगी थी और जब वो होश में आया था तो उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी। यकीनन जो उसको उठा के लाए थे उन्होंने सर पे पट्टी भी बांध दी थी। लेकिन वो महजबीना मलका हादी रानी जब जाने लगी तो उसने अपने बालों से एक मोतियों के कुछ फूल उसके आगे रख दिए, जैसे कोई मोहब्बत में तोहफा देता है, और वो ये कह के चली गई, आप भोजन खाइए, आराम कीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है। तो भोजन खाने के बाद उसने वो मोतियों के फूल उठाए, इंतहाई खूबसूरत से, उनको कई देर तक सूंघता रहा। इंतहा की उनकी खुशबू थी और सूंघते सूंघते ही उसको नींद आ गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो कई मुलाजिम जो उसको ढूंढते ढूंढते उस किले तक पहुंच गए थे, वो इसके इर्द गिर्द खड़े थे और वो क्या देखते हैं, वो जमीन के ऊपर लेटा हुआ है। वो उससे बोले, मोहसिन साहब उठिए, हम आपको ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे हैं, आपकी गाड़ी नजर आ गई थी और इंतजार था सबको, यहां के जो जागीरदार साहब हैं उनको भी आपका इंतजार था और उनको आपकी गाड़ी नजर आ गई, लेकिन आप नहीं मिले तो आपको ढूंढने का हुक्म सादर किया गया। ढूंढते ढूंढते हम यहां तक भी पहुंच गए तो देखा आप यहां जमीन पे क्यों सो रहे हैं, आप इस हवेली में कैसे पहुंचे। वो उनको अभी तक देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस हवेली की तरफ देखा जिस शाही महल के रूम में वो सोया था, वो तो एक खंडर सा कमरा था। हर तरफ जाले लगे हुए थे, दरो दीवार पे मट्टी लगी हुई थी, कई सालों से बंद ऐसी किला जो अब खंडर बन चुका था और वो उसके एक जमीन पे फर्श पे लेटा हुआ था। तो क्या जो उसने जो कुछ अभी देखा था, कुछ घंटे पहले भोजन खाया था, जो उस मलकाए हादी रानी को देखा था, तो क्या सब वो ख्वाब था? क्या था वो ये सोचने ही लगा कि तभी उसको एहसास हुआ उसके सर पर पट्टी बंधी हुई है। और उसने अपने सर पे जब हाथ लगा के देखा पट्टी, तो ये पट्टी किसने बांधी है? अगर वो ख्वाब था तो एकदम से उसकी मुट्ठी में कोई एहसास हुआ, उसने मुट्ठी खोल के देखा तो वही मोतियों के फूल भी उसकी मुट्ठी में थे। तो क्या वो कोई ख्वाब नहीं, हकीकत थी? उसने जैसे ही ये सोचा वो हैरान रह गया। खैर, वो उनके साथ ऑफिस पहुंच गया और जैसे ही ऑफिस पहुंचा, जागीरदार साहब का बुलावा उसके लिए आ चुका था कि डिप्टी साहब को हमारी तरफ खाने के लिए मदऊ किया जाए। वो खाना खाने के लिए वहां पहुंच गया और जब उनके सामने बैठा तो उसको अंदाजा हो चुका था, जो उससे पहले वो सुन के आया था उस बुजुर्ग से, कि जो कुछ पहले वाले लोगों के साथ होता था शायद वो उनके साथ भी यही करने वाले थे। उन्होंने उनको कह दिया कि आप यहाँ की रीत प्रीत, यहाँ की रिवायात से वाकिफ हो चुके होंगे, नहीं तो आपको बता दिया जाएगा। यहाँ के जो फैसले होती हैं वो सरकार नहीं, हम करते हैं। आपको हर महीने आपका हिस्सा मिल जाया करेगा। आपको किसी चीज की कमी हो आप हमें बताइएगा। आपको जो भी शौक हो आपका हर शौक पूरा कर दिया जाएगा। बस आपने किसी मामले में टांग नहीं अड़ानी। हम जैसे चाहेंगे वैसा ही होगा। अगर आपने हमारी बात ना मानी तो याद रखिएगा, सरकार को पता भी नहीं लगेगा कि आप कहां गए, क्योंकि यहां इस इलाके में आए रोज कई खौफनाक वाकयात होते रहते हैं।
कहीं ऐसा ना हो आपके साथ भी कोई बुरा वाकया पेश आ जाए। बेहतर है आप हमसे ताउन कीजिए। जब आप हमसे ताउन करेंगे तो हमारे जो खास मुलाजिम हैं, जो बंदे हैं, वो भी हर वक्त आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, बल्कि आपके लिए हर वो सामान मुहैया कर देंगे जिसकी आप ख्वाहिश करेंगे। मोहसिन ने खामोशी से खाना खाया और कहा, यकीनन सी बात है, मैं तमाम लोगों से मिल रहा हूं, आपसे भी मिलना जरूरी था, इसलिए मैंने आपका खाना खाया। लेकिन मैं अपने बारे में भी आपको बता दूं, मुझे कभी किसी चीज की जरूरत नहीं रही। ये जॉब मेरी मजबूरी नहीं है, पैसा मेरी मजबूरी नहीं है, सब कुछ है मेरे पास। मैं शौक की वजह से ये जॉब करता हूं। मैं कानून का रखवाला हूं, मुझे कानून की पासदारी करनी है। अगर आप मेरी मदद ही करना चाहते हैं तो जो मैं यहां करना चाहता हूं उसमें जरूर आप मेरी मदद कीजिएगा, मुझे खुशी होगी। वो वहां से उठाया। वहां पे जॉब संभालते ही जो उसने इकदामात करने शुरू किए थे, उसने वो तमाम स्कूल जो बंद हो चुके थे, जहां पे जानवरों को बांधा जाता था, वहां उसने उन जानवरों को निकलवाया और उन स्कूलों को साफ करवाया। हुक्म देके कहा यहां पे बच्चियों को दाखिला दिया जाए। अब वढेरों का डर, कौन गरीब अपनी बच्ची को भेजे, लेकिन कुछ लोग आगे आए अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, जो बच्चियों को पढ़ाना चाहते थे। लेकिन उनको इतना डरा धमका दिया गया, जो बच्चियां कुछ दिन स्कूल आईं वो वापस ही नहीं आईं। जब वहां से पता करवाया मोहसिन ने कि क्यों वो अब नहीं आ रही, तो उनको बताया गया कि ऊपर से ऐसे हुक्म आए हैं कि अगर तुमने अपनी बच्ची को भेजा तो तुम्हारी बच्ची गायब भी हो सकती है। अब तुम बच्चियों को पढ़ाओगे कि वो बच्चियां पढ़ें और हमारे ऊपर चढ़कर बोलें और हमें वो सिखाएं, हमें तमीज सिखाएं, हमें बातें सिखाएं, ये चाहते हो तुम? बेहतर है अपनी बच्चियों को स्कूल से निकाल लो। लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी बच्चियों को स्कूल से निकाल लिया। वहीं का एक शख्स था जो डट गया। उसने कहा नहीं, अगर स्कूल खुला है तो मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊंगा। मोहसिन उससे मिला और मोहसिन ने उससे कहा, आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी बच्ची को पढ़ाते रहना है। चाहे एक बच्ची भी पढ़ेगी, उसको पढ़ाया जाएगा और मैं आपको तहफ़्फ़ुज़ दूंगा, मैं आपके साथ हूं। अस्पताल के भी उसने कानून बदल दिए थे। वो जो जागीरदाराना कानून उसके ऊपर लागू किए गए थे, उसने कहा नहीं, पूरे जो सरकार के कानून बनाए गए हैं पूरे मुल्क के लिए, वही कानून इसमें लागू होंगे। यहां कोई अलग कानून लागू नहीं होंगे। वो अपनी तरफ से सब कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहा था, औरत को इज्जत देने की कोशिश कर रहा था। और उसके कहने पे कुछ औरतों ने वाकई, जो मां बनने वाली थी, उनकी डिलीवरी होने वाली थी, उनको वो वाकई अस्पताल में भी लेकर गए। धमकियों का सिलसिला वहां भी था। जो अपनी बच्चियों से बहुत प्यार करते थे कि उनकी जिंदगी ना चली जाए, वो जानते थे जागीरदार के खौफ से बच्चियों को अस्पताल इसलिए नहीं लेके जाया जाता था कि जागीरदार इस बात पे बेइंतहा धमकियां देते थे, मारते थे, नुकसान पहुंचाते थे और उनको अपनी बच्चियों से हाथ धोना पड़ता था। उस गांव के लोग सबके सब एक जैसे तो नहीं थे, उनमें से बहुत अच्छे भी थे। लेकिन वो बूढ़ा शख्स जिसकी बेटी पढ़ने के लिए स्कूल जाती थी, मोहसिन को ऑफिस में इतला मिली कि वो बच्ची मार दी गई है। मोहसिन जब वहां पहुंचा तो उसने देखा उस बच्ची को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। किसने किया था ये तो कोई नहीं जानता था। उसका बूढ़ा बाप उसके सर पे बैठा रो रहा था और पूछ रहा था, आपने तो मेरी बच्ची को हिफाजत का कहा था, आपने मेरी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ देना था, देखिए मेरी बच्ची इस दुनिया से चली गई। मोहसिन शर्मिंदा था। किसने किया है ये सब, किसने मारा है, वो इस पे अजीब सा था। वो इन चीजों में उलझा हुआ था, परेशान था कि एक शाम के टाइम इन्हीं बातों को सोचते हुए एकदम से वो सबको जो भूला नहीं था, वो जो उस किले के बारे में उसको बताया गया था कि वो एक वीरान किला है, वहां पे कोई भी नहीं रहता, लेकिन वो पट्टी जो उसके सर पे बांधी गई थी, वो जो फूल उसके हाथ में थे, वो अभी तक सवाल तो उलझा हुआ था। जब उसको लेकर गए थे तो उसने यही कहा था कि मैं रास्ता भटक गया था शिकार के पीछे और भागते भागते यहां तक आ गया था, इसलिए गिर गया था। और वो भी इसको सच मान बैठे थे, लेकिन वो तो वो जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। यूं वो फिर एक शाम उसी
किले की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में ही तो पड़ता था, अब तो वो इस इलाके से वाकिफ हो चुका था। वो जीप के अंदर अपने कुछ ऑफिस के लोगों के साथ मौजूद था। 4-5 लोग उसके साथ मौजूद थे और वो जीप में सवार उसी किले की तरफ जा रहे थे। किले से थोड़े ही फासले पे उसने जीप को रोका और ऊंचाई पे बने हुए किले की तरफ जाना शुरू कर दिया। उनसे कहा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं आता हूं। वो उलझा हुआ था अपने उस वाकये पे। जब वो यहां पहुंचा था और किले के अंदर जो उसने कोई मंजर देखा, मलका हादी रानी को देखा था, वो क्या था? उस सवाल का भी तो जवाब देना था, लेना था। वो चलता हुआ किले के अंदर दाखिल हुआ। किला बिल्कुल वीरान सा था। कहीं कहीं पे अब भी आसार बाकी थे। उस छत पे आसार के, एक बेहतरीन किले की छत, जिस तरह के नक्श बनाए गए थे, जिस पे कशीदाकारी की गई थी, वो दीवारें जिस पे कशीदाकारी महफूज थी, सारा किला तो टूट फूट का शिकार तो नहीं था। कदीमी किला था, कदीमी आसार अब भी मौजूद थे। उसकी बेइंतहा की खूबसूरती मौजूद थी। वो ऐसे आगे ही बढ़ रहा था कि उसको ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने उससे मुखातिब किया। वो इस आवाज पे चौंका। उसने मुड़ के देखा, वही लिबास पहने हुए खादमा। जब वो पहली दफा आया था तो उस कमरे के अंदर दो खादमा मौजूद थी जिन्होंने शाही लिबास पहन रखा था, जिनमें से एक मलका हादी रानी को बुलानी चली गई थी। वैसे ही लिबास पहने एक कोई और मुलाजमा थी। उसको देख के चौंक पड़ा कि इस वीराने के अंदर, उस खंडर के अंदर फिर से एक लड़की मौजूद है। उस लड़की से बात करने के लिए जैसे उसने मुंह खोला तो उसने मुंह पे उंगली रख दी, जैसे करियो बोलना नहीं है, चुप रहो। वो एकदम से चुप हो गया। उसने गर्दन हिलाकर पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, मेरे पीछे आओ। वो आगे आगे चल पड़ी और ये उसके पीछे चल पड़ा। पूरा किला तो इसने अभी तक नहीं देखा था, इसको पता भी नहीं था। तो किले के मुख्तलिफ रास्तों से गुजारती हुई, इधर उधर चलती हुई वो एक खास जगह पे पहुंची। और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचा तो उस मंजर को देखकर वो चौंक सा गया। उसने देखा कि वो एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां सामने एक हाल सा बना हुआ है और उस हाल के अंदर 6-7 लोग खड़े हैं और उन 6-7 लोगों के हाथ में कुल्हाड़ियां हैं और बिल्कुल दरमियान में एक नौजवान लड़की जो रोए जा रही है और उसको अपनी मौत का यकीन हो चुका है। वो अपना पिस्तौल अपने साथ हमेशा ही रखता था। उस लड़की ने उसे खामोशी का इशारा इसलिए किया था कि पहले देख लो, तुम्हें समझ आ सके। और तब उन सामने खड़े हुए लोगों की बातों को सुनने के बाद उसको अंदाजा हो गया कि वो फिर से एक बच्ची को मारने के लिए यहां पहुंचे थे। उनकी पंचायत ने कोई फैसला किया था, या क्योंकि उसके आने की वजह से अभी तक वो इसका बंदोबस्त नहीं कर सके थे, उसके ऊपर 2 दफा हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो बच गया था। लेकिन इस वक्त उसने देखा कि वो जो सरेआम करते थे, क्योंकि पहले जितने भी ऑफिसर होते थे वो तो शराब कबाब शबाब में ऐसे मस्त होते थे, देखते भी नहीं थे, क्योंकि उनको पता लग गया था एक ऐसा ऑफिसर आ चुका है जो बच्चियों के लिए स्कूल खोलवा चुका है, जो अस्पताल में भी जाने की इजाज़त दे रहा है। इसलिए वो अपने कामों से तो बाज नहीं आए थे, लेकिन अब ये किया था कि वो छुप के इस किले के अंदर मारने के लिए उसको आए थे। तो एक बोला, बस ख़त्म कर दो अब इसको। और उसने जैसे ही कुल्हाड़ी ऊपर उठाई, बाकियों ने भी कुल्हाड़ी हाथ में पकड़ी थी कि जैसे ही ये पहला वार करे तो उसके बाद बाकी भी वो लोग उस पे कुल्हाड़ियों के वार कर दें, कि उसने उसी वक्त पिस्तौल जो वो पहले ही निकाल चुका था, उसने कहा, रुक जाओ, खबरदार जो तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें उसी वक्त गोली मार दूंगा। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारे से पूछा, क्या करना है? तो एक शख्स ने कहा, इसको तो पहले मारो फिर देखते हैं। और जैसे वो मारने लगे उसने ऊपर की तरफ गोली चला दी। और जब उन्होंने देखा कि वो तो वाकई गोली भी चला सकता है तो वो भागे। उधर जैसे ही गोली चलने की आवाज आई, जो पीछे लोग उसके बैठे हुए थे उन्होंने देखा अंदर गोली चली है, वो भी भागे। और वो जब भागे, साहब अंदर था, उन्होंने साहब को तो बचाना था, गए तो उन भागते हुए लोगों को उन्होंने काबू कर लिया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया।
उस बच्ची को और उन लोगों को लेके वो अपने ऑफिस पहुंचा। बच्ची के घर वालों को बुला के जब सारी तहकीक की गई तो पता चला जायदाद का ही मसला था और जायदाद के मसले के ऊपर फैसला हो चुका था, इसलिए उसको कत्ल किया जा रहा था। उसने कहा नहीं, तुम लोगों ने बच्ची को कत्ल करने की कोशिश की है, कानून के मुताबिक तुम्हें सजा मिलेगी। कानून के मुताबिक उनको सजा का वो फैसला कर चुका था। ऊपर से उसको हुक्म आया कि तुम बीच में टांग मत अड़ाओ, तुम्हें पहले भी कहा गया है ऐसा मत करना, लेकिन तुम शायद गलती कर रहे हो। ये आखिरी चांस है जो तुम्हें दिया जाता है, वापस हट जाओ, मुड़ जाओ। और जो उसे कहा है, हां अगर तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए या तुम्हारी डिमांड ज्यादा है, तुम अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हो, तो भी कोई एतराज नहीं है, हम तुम्हारी हर डिमांड को पूरा कर देंगे, लेकिन हट जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन उसने पूरी कानूनी कार्रवाई अपनी मुकम्मल कर दी। वो बच्ची जिसको उसने खैर आफियत से उसके मां बाप के पास पहुंचा दिया था, अब उसको पता लगा कि अब उसने अपने मुखबर भी छोड़ दिए थे, तो उन्होंने बताया कि वो उस लड़की को किसी बहाने से कत्ल कर देंगे। आपके बारे में उनकी राय ये है, ये तो आज या कल चला जाएगा, लेकिन जागीरदार तो यही है, वो जो फैसला कर देते हैं वो अटल होता है, तो वो मौके की तलाश में है, यूं इस लड़की को मार दिया जाएगा। तो मोहसिन ही था जिसने वहां पे फैसला कर लिया कि लड़की को पनाह के लिए वो इदारा बनाएगा, और वहां उसने उस लड़की के लिए, वो पहली शुरुआत थी, एक इदारा कायम किया कि जो भी कोई ऐसी बच्ची, बेटी, मां, बहन कोई भी होगी, उसको वहां पे पनाह मिलेगी। और उस लड़की को उस सरकारी इदारे के सुपुर्द कर दिया गया कि वो अब उनकी कस्टडी में रहेगी, उनकी अमन व अमान में रहेगी, पनाह में रहेगी। वो लोग तलबला रहे थे कि इसने ये इदारा बना दिया है कि लड़कियां अब इस इदारे में छुप के रहेंगी। अब इदारे की सख्ती भी थी, सिक्योरिटी भी थी, अब उसके अंदर जाके तो वो कत्ल नहीं कर सकते थे। उधर उसने वो तमाम कागजात मंगवाए जिससे वो उस किले के बारे में जान सके, किले की तारीख क्या है। इस दफा भी उसको एक लिबास पहने वही कनीज नजर आई थी जो शाही वक्त की थी, लेकिन किला तो खंडर है, ये क्या मंजर है। और जब उसने तारीख पढ़नी शुरू की, कुछ तस्वीर भी मंगवाई और हिस्ट्री पढ़नी शुरू की, तो हैरान रह गया। जो उस लड़की ने कहानी सुनाई थी वो बिल्कुल सच थी। महाराजा से जो एक लड़ी चलती आ रही थी, वो ऐसा ही करते थे, लड़कियों को कनीज़ें बनाते थे और कनीज़ें बना के अपनी बीवियों का नाम दे के ताज तो पहना देते थे, लेकिन कभी उनकी तरफ लौट के नहीं देखते थे। हर रात एक अयाशी में गुजारते थे, और जब वो मरते थे तो इनको सती कर दिया जाता था, उन बीवियों को जिंदा उसके साथ दरगोर कर दिया जाता था। और उस वक्त की जो पुरानी तस्वीर जो पेंटिंग की सूरत में होती थी, पेंटिंग देखते देखते एक पेंटिंग पे आके वो रुक सा गया। उस पेंटिंग में मौजूद लड़की को देख के ना सिर्फ वो चौंक गया, बल्कि हैरान परेशान हो गया। वो सर पे ताज सजाए इंतहाई हसीनो जमील लड़की कोई और नहीं, मलका हादी रानी थी। ये तो उसने देखी थी, वो तो उससे मिला था, और उसके बारे में जो उसने पढ़ना शुरू किया तो पता चला था वो वाहिद लड़की थी जिसने बगावत की थी। उसने कहा था, हम बीवियां नहीं हैं, हम तो लौंडियां हैं। और उस बगावत पे उसको यह इनाम मिला था कि बादशाह ने कभी उसको मुंह नहीं लगाया था। उसके बाद वो बादशाह, महाराजा बाकियों के पास तो चला जाता था, लेकिन उसको इतना हसीनो जमील होने के नाते यही ताना मिला था कि तू अपने हुस्न पे इतना नाज करती है, मेरे पास किस चीज की कमी है, जा आज के बाद तू इसी तरह रहेगी, लेकिन मैं तेरे करीब भी नहीं आऊंगा। जो एक दफा उनके शादी में चली जाती थी तो वो खत्म नहीं हो सकती थी तब तक जब तक महाराजा मर न जाए, और जब मरता था तो वो भी उसके साथ जिंदा दफन कर दी जाती। वो हैरान हुआ। मलका हादी रानी का तो हकीकत में कहां तारीख में तस्वर मौजूद था, तस्वीर मौजूद थी। वो इन्हीं चीजों को काफी देर सोचता रहा। अब वो टेंशन में भी था। उसको इतला मिली थी कि वो लोग अब उसके शिकार में हैं। उस रात ऑफिस में बैठे बैठे उस सारी तारीख को पढ़ते पढ़ते इतनी रात हो गई, स्टाफ के लोग
उसके पास है कि सर हम जाएं, और उनको कहता रहा हाँ तुम जाओ। और वो उस तारीख को मलका हादी रानी के बारे में पढ़ने में इतना मसरूफ था कि सबको छुट्टी दे दी, और जब बाहर निकला तो रात वो वक्त आ चुका था कि पूरा ऑफिस खाली था। जहां उसके मुखबर थे तो उन चौधरी जागीरदार लोगों ने भी, उन महाराजाओं की लड़ी से जो लोग मौजूद थे, उन्होंने भी तो अपने मुखबर छोड़ रखे थे, और उनको बता दिया गया था कि आज वो ऑफिस में अकेला है। वो जैसे ही अपने ऑफिस से बाहर निकल के अपनी जीप में बैठने लगा, उसने जीप स्टार्ट की, और जैसे ही जीप को आगे बढ़ाया तो उसने देखा 2 गाड़ियां उसके ताक़ुब में आ रही हैं। उसने गाड़ी को स्लो किया कि ये आगे निकल जाएं, अगर जा रही हैं तो वो भी स्लो हो गई। उसने तेज किया तो वो भी तेज हो गई। वो समझ गया उसका पीछा किया जा रहा है। वो गाड़ी को तेजी से भगाता हुआ जा रहा था। स्टाफ वगैरह जा चुका था और उसको कुछ समझ ना आया वो क्या करे, कि बस एक गाड़ी की स्पीड थी और वो दोनों गाड़ियां उसके पीछे जा रही थीं। जब वो एक थोड़े से वीराने की तरफ आए तो एक गाड़ी से गोली चलाई गई जो सीधी उसके गाड़ी के टायर में लगी और टायर फट सा गया। उसने जैसे कैसे गाड़ी को बचा लिया, गाड़ी को गिरने से, उलटने से। स्पीड थी गाड़ी की, कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन अब भी वो उसके ताक़ुब में थे। और 2 गाड़ियों में आज शायद काफी ज्यादा लोग थे, वो भी महाराजाओं की लड़ी में से थे। तभी उसने देखा एक तीसरी गाड़ी भी उनके साथ आकर मिल गई। अब वो 3 गाड़ियों में सवार थे। इसका मतलब था वो पहले से ही फैसला कर चुके थे कि किसी सूरत आज इसको छोड़ना नहीं है। एक रेस सी लगी हुई थी, इनकी जीप मोहसिन की भाग रही थी और वो तेजी से पीछे आ रहे थे तीनों गाड़ियों में, कि फिर से एक और गोली चलाई गई। और वो गोली जैसे ही दूसरे गाड़ी के टायर में लगी, पहला ही टायर फटा हुआ था, गाड़ी बड़ी मुश्किलों से चल रही थी, दूसरे ही टायर में लगी तो गाड़ी का बैलेंस इस तरह बिगड़ा कि गाड़ी कलाबाजियां खाते हुए दूर जा गिरी। वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला। शुक्र है उसको इतनी ज्यादा चोटें नहीं लगी थी, लगी तो थी। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला तो उस रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए सीधा एक तरफ भागना शुरू हो गया, क्योंकि उसी सिमत उसको वो किला भी नजर आ रहा था। वो तेजी से भागता हुआ उस किले के करीब पहुंच गया और छुपने के लिए उस किले के अंदर चला गया। वो जैसे ही उस किले के अंदर गया तो वो मुख्तलिफ राहदारियों से इस तरह गुजरता जा रहा था कि उन लोगों की आवाज उसने पीछे सुन रही थी। वो देखो, वो किले की तरफ जा रहा है। रात की उस खामोशी में वो आवाज दूर से गूंजी थी। अब वो लोग भागते हुए उसी तरफ आ रहे थे और एक आवाज कानों में सुनाई दी। ये उस महाराजा के बेटे की थी और एक आवाज महाराजा की थी, चाहे कुछ भी हो जाए आज ये बचने ना पाए। और फिर वो सारे उसी किले के अंदर दाखिल हो गए। अब उसे छुपना था कि किसी तरीके रात गुजर जाए और सुबह तक वो अपनी अगर जान बचा लेता है तो फिर वो देखेगा सुबह वो इनका क्या कर सकता है। अगर वो इस रात को इस तरह खामोशी से उसको मार देते तो किसी को कोई पता भी ना चलता। और वो उस लड़की की तरह जिसको यहां इस किले में मारने आए थे, वो यही कह रहे थे, इसको यहां मारो और यहीं जिंदा मारने के बाद यहीं कब्र खोद के इसको दफन कर दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पता से मुराद मोहसिन नहीं था कि उसको पता ना लगे। अब मुख्तलिफ जगहों से आवाजें आ रही थी, ढूंढो, उस तरफ ढूंढो, बस जैसे ही नजर आए उसको मार दो। मोहसिन मुख्तलिफ राहदारियों, मुख्तलिफ जगहों से गुजरता गुजरता एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां एक नया दरवाजा सा उसको नजर आया। वो एक तंग सा छोटा सा दरवाजा था, लेकिन ऐसा था कि उसको दरवाजे के पीछे एक साया सा नजर आया। उसने जैसे ही दरवाजे के पीछे साये से देखा तो उसको वही कनीज खड़ी हुई वहां नजर आई कि वो हैरान सा हुआ। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कनीज उसको बोली, जल्दी से मेरे पीछे आओ। वो उस कनीज के पीछे चलता हुआ आगे चला गया। जब आगे गया तो क्या देखता है, वहां पे मलकाए हादी रानी और उस तरह की कई और मलकाएं खड़ी हैं और उसके अलावा भी कई जर्क बर्क लिबास पहने कनीजें खड़ी हैं। वो जैसे उनके सामने पहुंचा तो उसने मलका हादी रानी से कहा, आप क्या जिद्दा हैं? मैं आपके बारे में जितना पढ़ चुका हूं मुझे अभी तक यकीन नहीं आता, मुझे आपके बारे में और जानना है। तो मलका हादी रानी ने कहा, मैं एक आत्मा हूं,
भटकती हुई आत्मा, इसके सिवा कुछ भी नहीं। तुमने मेरे बारे में जो कुछ भी पढ़ा है वो सच पढ़ा है। मैं जानती हूं तुमने मेरे बारे में पेंटिंग भी देख ली है, पढ़ भी लिया है, और ये भी जानती हूं तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी है। और नौजवान, जब तुम पहली दफा मेरे सामने आए थे, ये बात भी सही है, तुम्हें देखते ही मैं भी तुम्हें प्यार करने लगी थी, पसंद करने लगी थी। लेकिन एक आत्मा और एक इंसान का मिलाप नहीं हो सकता। हाँ, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में हम जरूर मिल सकते हैं। सच बताऊं तो तुम्हें देखते ही मैं भी अपना दिल हार बैठी थी। लेकिन हम वो आत्माएं हैं जो उस दिन जब तुम मिले थे तो तुम्हें मैंने अधूरी कहानी बताई थी। सच कहानी यह है, हम भटक रही हैं। हम सबको मार दिया गया था। हम बहुत चीखी चिल्लाई थी। मैं ही थी जिसने बगावत की थी, जिसकी कुछ भी नहीं सनी गई थी, और उसको जिंदा दरगोर कर दिया गया था। बाकी तमाम मलकाओं के साथ, बाकी मलका भी और मैं भी, हम जिंदा दरगोर हो गए और उसी बड़ी सी कब्र में सिसक सिसक के मर गए। मरने वाला तो मर गया था, लेकिन हमारी आत्मा भटकती रही और हम इसी महल में कैद होकर रह गए। तो वाहिद शख्स थे जिसको पहली दफा देखते ही पता लग गया था हम आत्माओं को कि तुम एक नेक इंसान हो, तुम बाकियों से मुख्तलिफ हो। इसलिए हमने अपना आप तुम्हारे सामने जाहिर कर दिया और तुम्हारे सामने वही रंग और रूप कर दिया जो उस वक्त महल होता था। लेकिन हकीकत यह है, हम मर चुके हैं। और सच यह है, हमारी आत्माएं तड़प रही हैं, बेचैन हैं। काश हम उसी वक्त बगावत कर देती। आज हम आत्माएं अपने आप से पूछती हैं, सब एक दूसरे से पूछती हैं, हमें तो उस वक्त बगावत करनी चाहिए थी कि हम इसे रीत प्रीत को, ऐसे कानून को, ऐसे अतवार को नहीं मानते। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकती थी, बेबस थी। लेकिन शायद हमारी बेबसी, हमारा यूं भटकना, अब वक्त आ गया है मुक्ति का। हमें भी मुक्ति मिलने वाली है और शायद तुम्हारा ही इंतजार था और उसके बाद ये मुक्ति मिलने वाली थी। देखो, तुम इन सबको घेर के यहां ले आए हो। सिर्फ मुलाजिम नहीं हैं, उस महाराजा की पीढ़ी के लोग भी मौजूद हैं, उसकी आखिरी पीढ़ी के लोग। और आज तुम देखोगे उनके साथ क्या होता है। आज हमें मुक्ति मिलेगी, लेकिन अपना बदला लेकर, उसकी पीढ़ी से, उसकी नस्ल से। उसी वक्त वो ढूंढते हुए उस जगह तक पहुंच गए और एक ने आवाज लगाई, ये रहा, और बाकी भी सारे इकट्ठे होकर वहां पहुंच गए। तो एक की आवाज आई, तुझे कहा था ना, ये वो उस पीढ़ी का आखिरी चश्मो चिराग था जो इस वक्त अपने मुंह जो सब छुपाए हुए थे, ढांपे हुए थे, अब सब ने अपने अपने चेहरे खोल दिए कि देख, तुझे कहा था ना कि तू हमारी मान ले, वरना मौत तेरा पीछा करेगी, वरना हम तेरी हिफाजत करते। अब देख, मौत तेरे ऊपर आ गई है, वक्त आ गया है तेरे मरने का। तूने हमारी नहीं मानी ना, तो अब मरने के लिए तैयार हो जा। वो आखिरी पीढ़ी का सरबराह भी मौजूद था, उसका बेटा भी मौजूद था, उस पीढ़ी के सब लोग मौजूद थे और उनके मुलाजिम भी मौजूद थे। और उन्हें एक जोरदार कहका लगाया और सब हंसना शुरू हो गए कि तेरी मौत का तमाशा देखने वाला भी कोई नहीं है, तुझे मार के आज यहीं पे गाड़ देंगे। दिल तो यही चाहता है जिंदा ही गाड़ दें, लेकिन अगर तुझे मारा नहीं तो दिल को सुकून नहीं आएगा। तुझे तड़पाएंगे, तेरे टुकड़े करेंगे, तेरे टुकड़े टुकड़े करने के बाद फिर तेरे टुकड़ों को यहीं कब्र खोद के दफना देंगे। वो जितनी भी मलकाएं खड़ी थीं, उनकी खादमाएं खड़ी थीं, वो किसी को नजर नहीं आ रही थीं कि उसी वक्त उसके कानों में मलका हादी रानी की आवाज आई, नौजवान, अगले जन्म में तुमसे जरूर मुलाकात होगी। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। इस जन्म में नहीं, हम अगले जन्म में जरूर मिलेंगे, क्योंकि अब मुक्ति का टाइम हुआ। उसने बाकियों की तरफ देखा और कहा, शुरू हो जाओ। और उसी वक्त उनके वजूद को आग लग गई। वो जो आत्माएं किसी को नजर नहीं आ रही थी, वो आके खड़े हो गए थे। वो आत्माएं जो सिर्फ मलका भी थी, बाकी मलकाएं भी थी, खवातीन और भी थी काफी ज्यादा, जो सिर्फ मोहसिन को नजर आ रही थी। जैसे ही उनके वजूद को आग लगी, वो सबको नजर आनी शुरू हो गई कि आग। वो भागने लगे, लेकिन सब ने जाके हर मर्द को गले से लगा लिया। वो आग लगी हुई आत्मा, जिसके वजूद को आग लगी हुई थी, वो सबको गले लगाती गई। हर औरत दूसरे मर्द को गले लगाती थी। गले लगाते ही वो पूरी की पूरी आग उसके वजूद के अंदर ट्रांसफर हो जाती। देखते ही देखते वहां पे तमाम जिस्म इस तरह जल के राख हो गए कि उनकी हड्डियां तक जल गईं। नीचे सिर्फ राख पड़ी हुई थी,
हड्डियां भी नहीं थीं। और कुछ देर के बाद जिसने खुदा हाफिज करने से पहले अपने जाने से पहले कह दिया था खुदा हाफिज अगले जन्म में मिलेंगे, इस जन्म में नहीं मिल सके क्योंकि इसके बाद हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो उसने जब अपने आप को जलाया, बाकियों ने भी जलाया और बाकियों को गले लगाया तो सब जल के राख हो गए। मलका हादी रानी भी जल के राख होगी और बाकी भी, तो वहां पे सिर्फ राख थी। मोहसिन कहते हैं वहां उसके बाद वापस गया, कभी किसी को ना पता चल सका वो कहां गए। मोहसिन ने उस इलाके में बहुत से काम किए और आज के लोग वहां पे बहुत सारी चीजें जो उस वक्त उस शुरू करवा के गया था वो मोहसिन था। आज भी लोग इस कहानी को, उस वाक़ये को याद करते हैं तो बेइंतहा खौफजदा होते हैं। मोहसिन ने कहते हैं जब ये बात जाके सबको बताई थी, पहले लोग मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन लोगों ने जाके अपनी आंखों से उस राख को देखा था तो लोगों को यकीन आ गया था कि वो सच कह रहा है। क्योंकि उसके बाद कई लोगों को जो आत्माएं नजर आती थी उसके बाद आत्माएं नजर आना बंद हो गई। एक दो लोगों ने यह भी गवाही दी थी कि मरने से पहले आत्माओं ने उनको आके कह दिया था, जो किसी की बेटी थी, बहन थी, कि हमारी मुक्ति का टाइम आ गया है, लेकिन मरने से पहले हम इनको मार के मरेंगे। और वही बात जब मोहसिन ने बताई कि वो इस तरह मार के मरे हैं तो उन्होंने कहा था ये सच कहता है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।